इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की। कहा गया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है। आपको पता ही होगा आरटीआई हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का हिस्सा है जो संवैधानिक रूप से फंडामेंटल राइट है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात तो 2017-18 के बजट में भी की गई थी। अगर ये सही में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, अनसंवैधानिक होता तो भारत सरकार ने स्कीम को कैसे पारित किया? साथ ही एसबीआई को क्यों सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। Supreme Court on Monday, March 11, has dismissed the petition of State Bank of India seeking extension of time to submit details of electoral bonds. केवल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे और बैंक अकाउंट्स के माध्यम से ही इसका ट्रांजैक्शन होगा। पैसा क्लीन हो जाएगा। मुद्दे के बैकग्राउंड में जाने से पहले एक बार यह देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या। दरअसल 2017 से पहले अगर किसी इंसान को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना होता था या फिर कोई डोनेशन देनी होती थी, उसके पास दो रास्ते होते थे। या तो अपने बैंक अकाउंट से पार्टी के अकाउंट में सीधे ट्रांजैक्शन करवा ले या फिर अंडर टेबल कैश के रूप में अपनी डोनेशन दे दे, जिसका कोई हिसाब रहता नहीं था। लेकिन 2018 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जिसमें डोनर का नाम नहीं था। एक्चुअली स्कीम के हिसाब से किसी भी इंसान को अगर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में देना हो तो पहले उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाकर अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके इस तरह के एक बॉन्ड को खरीदना होगा जो एसबीआई की ही कुछ चुनी हुई 29 ब्रांचेस में अवेलेबल था। ये बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ की डिनोमिनेशन तक अवेलेबल हुआ करते थे। इसके बाद एसबीआई उस इंसान को एक बॉन्ड इशू करता था जिसमें उस इंसान का नाम नहीं होता था, सिर्फ बॉन्ड की वैल्यू मेंशन होती थी। अब वो इंसान जाकर इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी ऑफिस में जाकर दे देगा और अब वो पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई की ब्रांच में जाकर अपने अकाउंट में इस डोनेशन अमाउंट को ट्रांसफर कर सकती है और इसके लिए उसके पास सिर्फ 15 दिन का समय होता था और फिर 15 दिन के बाद ये बॉन्ड एक्सपायर हो जाता था और ये पैसा पीएम रिलीफ फंड में ऑटोमेटिकली चला जाता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिसने वो बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को खरीद कर दिया उसे क्या फायदा मिला। दरअसल सरकार ने ये प्रावधान रखा था कि कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर खर्चा करती है तो उसे इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। और दूसरा ये कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर किसी का नाम ही नहीं होगा तो दूसरी पार्टी भी उस डोनर को तंग नहीं करेगी। अब मार्च 2018 से लेकर मार्च 2023 तक इस तरह के 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए। अब इसमें सबसे ज्यादा शेयर बीजेपी को मिला और उसमें शायद हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये नॉर्मल लगता हो कि जो भी पार्टी सरकार चला रही है, जो रूलिंग पार्टी है, जिसके पास पावर है और इस वजह से इन्फ्लुएंस चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी और कोई भी दूसरा इंसान अपने मुनाफे के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही प्रायोरिटी देगा, उसे ही फंडिंग करेगा। लेकिन यह गलत क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया, जब एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज इन दोनों ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। यहां पर अब यह समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर कैसे असर हुआ। देखिए, संवैधानिक तौर पर भारत सरकार भारत के लोगों की है, जिसे चलाने के लिए भारत के लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं ताकि वो उनकी डिमांड के हिसाब से सरकार को चला सके। लेकिन अब समझिए कि अगर मालिक को पता ही ना हो कि नौकर के पास पैसे कहां से आ रहे हैं तो वो मालिक हिसाब किताब कैसे करेगा। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी को कौन लोग कितना पैसा दे रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। 2018 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ही लाया था और इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है कि इसे मनी बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब राज्यसभा को
बाईपास करके सरकार ने सीधा लोकसभा में ही इसे पारित किया था और कहा गया था कि कैश डोनेशन जो अंडर टेबल पॉलिटिकल पार्टीज के पास जा रही हैं, जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, उसे रोकने के लिए और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपनी याचिका दर्ज की है उसमें बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जगह खत्म हो गई है। उनका मानना है कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं तब से कॉर्पोरेट कंपनीज के बेनिफिट्स बढ़े हैं, जिन्हें वो बैकडोर एंट्री से अवेल कर रहे हैं। और इसी के साथ जब से सरकार ने शेल कंपनीज के डोनेशंस को अलाउ किया है तब से इलेक्टोरल इंटीग्रिटी खतरे में है। उनके डेटा के हिसाब से कोई कंपनी किसी पार्टी को तब डोनेट करेगी जब वो प्रॉफिट कमाएगी और उसका कुछ भाग अगर चाहे तो अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकती है, और ये बात समझ में भी आती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो ऑलरेडी घाटे में चल रही हैं। वो कैसे अपने रेवेन्यू का 70% डोनेट कर सकती है, और ये आंकड़ा कुछ कंपनीज में 100% भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये बात भी डिस्कस की गई कि इलेक्शन कमीशन ने हर लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार को 1 करोड़ की कैप लगाई हुई है, मतलब उम्मीदवार इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन वही दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और आपने देखा ही होगा कि कायदे से देश भर में 300 से 400 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको तो पता ही है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में लगभग 60,000 करोड़ का खर्चा किया गया था। चीफ जस्टिस ने इस बात को हाईलाइट किया है कि ओपन गवर्नेंस बहुत जरूरी है, कि किस पार्टी को किस इंसान ने कितना पैसा दिया है, एटलीस्ट वोटर के पास ये पूरा डेटा होना चाहिए ताकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बरकरार रहे। और हैरानी की बात यह है कि आरबीआई ने शुरुआती दौर में ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरी तरह डिजिटलाइज करने का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन सरकार ने इसे ना मानते हुए सिर्फ कागज के टुकड़ों को ही यूज करने का फैसला लिया। इसी के साथ फंडामेंटल राइट का हनन भी हो रहा है। आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू इंफॉर्मेशन भी आता है, जिसके तहत एक सही समय के अंदर आम जनता को सरकारी संस्थाओं के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ही सख्ती क्यों दिखाई है, इसमें बाकी बैंक्स क्यों शामिल नहीं हैं। दरअसल जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बनाया जा रहा था तो उस वक्त सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इसकी अथॉरिटी दी गई थी, जहां ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलेंगे और एनकैश किए जाएंगे। बाकी देश के किसी भी दूसरे बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये ट्रेसेबल हैं, इसीलिए कोर्ट में 2019 के बाद जो भी बॉन्ड इशू किया गया है या एनकैश किया गया है उसका हिसाब कोर्ट में पेश करना चाहिए, और सेम डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड रहना चाहिए, ताकि इस देश के वोटर के पास एक सही जानकारी हो कि किस पार्टी के पास कहां से कितना पैसा आ रहा है। जो टाइम कोर्ट ने एसबीआई को दिया था, एसबीआई ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बस उससे 2 दिन पहले एसबीआई ने कोर्ट में अपनी बात रखी कि जो डाटा कोर्ट को चाहिए वो इकट्ठा करने में बैंक को लगभग 130 दिनों से ज्यादा का समय लग जाएगा, मतलब उन्हें 30 जून तक का समय लगेगा। और हैरानी की बात यह है कि 2016 के बाद ऑलमोस्ट हर नेशनल बैंक डिजिटली अपने रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो इस डेटा में इतना टाइम क्यों लग रहा है। एसबीआई ने तर्क दिया है कि जब वो बॉन्ड को इश्यू करता है जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं, वो एक अलग सिस्टम में, एक अलग सर्वर में रिकॉर्ड रखा जाता है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं बॉन्ड के बदले जब पैसा लेती है वो एक अलग सर्वर, एक अलग सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। अब दोनों सिस्टम, दोनों सर्वर को मैच करना आसान काम नहीं है, इसीलिए उसे टाइम की जरूरत है। जबकि यहां पर एसबीआई एक कारण से जरूर फंस सकती है, क्योंकि हर बॉन्ड पर एक सीरियल नंबर रहता है जिसे यूवी लाइट में देखा और पढ़ा जा सकता है, जिसे विड्रॉ करते वक्त बैंक अपने यहां नोट करता है, ताकि एक बॉन्ड को सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सके और उस बॉन्ड का अमाउंट भी इसी से कंफर्म भी हो जाता है। तो अगर बैंक के पास सीरियल नंबर है तो दोनों सर्वर सिस्टम में बॉन्ड वाइज एक कॉमन रिपोर्ट को जनरेट करवाया जा सकता है, जिससे डोनर का नाम इजीली पता लग जाएगा। और एडीआर का यहां यह मानना है कि अगर सरकार ने एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को लागू कर दिया तो इस केस की सुनवाई इलेक्शन होने के बाद तक टल जाएगी, जो फिलहाल उनके हिसाब से रूलिंग पार्टी यही चाहती है। यहां 2 सबसे बड़े क्वेश्चन उठते हैं। पहला कि क्या एसबीआई सरकार के प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है, और सरकार क्यों इस मुद्दे को इलेक्शंस के बाद तक पहुंचाना चाहती है, या फिर नवंबर तक इस मामले को लटकाया जाएगा जब तक कि हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी रिटायर नहीं हो जाते। दूसरा क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उठाया जा सकता है कि क्यों 5 साल तक इलेक्शन कमीशन ने
इलेक्टोरल बॉन्ड्स को चलाए रखा, और अगर चलने भी दिया तो इसमें बदलाव क्यों नहीं लाए गए? फिलहाल जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक 11 मार्च को इस मुद्दे के ऊपर नेक्स्ट प्रोसीडिंग चल रही होगी। उसमें पता चलेगा कि एसबीआई को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं, क्या उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने की जरूरत है। आज आप चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन ये जो अनअकाउंटेड डोनेशंस हैं, ये सच में हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा। आज हो सकता है कि जिसकी पसंदीदा पार्टी सरकार चला रही है उसे ये बात सही लग रही हो, किसी की पसंदीदा पार्टी ऑपोजिशन में हो तो उसे ये करप्शन लग रहा हो। लेकिन सच बात तो ये है, यहां किसी की भी पार्टी को बिना आरटीआई के पैसा दिया जाना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कंसेप्ट के बारे में क्या लगता है? क्या ये सही थे या फिर गलत? और जो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने आज लिया है, क्या इसी तरह का कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ले सकती थी? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को खुद डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो या मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।